Yes. Good morning, students. So today we are going to start our next chapter, India's foreign trade. Okay. So this is our lecture number 1, and the topic is what is international foreign trade. Okay. So we will discuss today. We will discuss the features. You can say compositions of foreign international trade. Okay. Yeah. You can say international trade or foreign trade. Okay. ये आपके पास foreign जो है ना ये ब्रैकेट में डालना इसको. Okay. मतलब आप इसको इस तरीके से है इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड? क्या इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड. अब मान लो आज आप अपने अपने को ही लेकर चलो. आज आपके घर में आप ठीक है बहुत सारी चीजें हैं आपके घर में. तो क्या इतने सारे प्रोडक्ट आप लेकर आते हो घर में, या आप अपने आसपास जो है इतने सारे प्रोडक्ट देखते हो. तो ये प्रोडक्ट क्या है? तो ये तो नहीं है कि सारे के सारे आप ही नहीं बनाए हुए हैं, या आप कोई चीज बना रहे तो आप ही नहीं बनाई हुई है. कोई आपको चाइना के भी प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, जर्मनी के बनने को मिलते हैं, मेक इन इंडिया होते हैं. तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं वहां पर. ओके. तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो चाइना के हैं, जर्मनी के हैं, या आपके इंडिया के हैं, तो वो जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ से आए होंगे? वहाँ जो फॉरेन से आपने मंगवाए होंगे. और ये भी होता है कि आपके जो मेक इन इंडिया है प्रोडक्ट वो कहाँ भेजते होंगे? आप बाहर भेजते होंगे, एक्सपोर्ट करते होंगे. तो इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट हमारे कहाँ जाते हैं, हम लोग बाहर ट्रेड करते हैं उनका, वो क्या होता है? एक्सपोर्ट. और जो हम चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं दैट इज इम्पोर्ट. ओके. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो क्या होगा? मतलब इट इज रेफर टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. ओके, या इंटरनेशनल ट्रेड. ओके. सो यहाँ पर अब आप मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोडक्शन की जाती है, मतलब हमने कहा कि हमने अपने प्रोडक्ट जो है ना वो बाहर की कंट्रीज में क्या करते हैं? भेजते हैं. ठीक है, वहां पर हम सेल करते हैं. तो वो कब करेंगे? कब करेंगे हम? जब हमारे पास क्या होगा? सरप्लस होगा. सरप्लस क्या होता है? सरप्लस क्या होगा? सरप्लस क्या हुआ कि जो हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन के बाद जितनी बचती है, ठीक है, हमने अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन कर ली, उसके बाद जितना बचा वो क्या हो गया? सरप्लस हो गया. ठीक है, तो मतलब कि प्रोडक्शन, और अगर हम सारे के सारे ही कंज्यूम कर लें तो हम बाहर कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी बाहर सेल नहीं कर पाएंगे. तो जब हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होती है? दैट इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक कंजप्शन. तो जो बचता है सरप्लस, उस सरप्लस को हम क्या करते हैं? बाहर की कंट्रीज में उसको सेल करते हैं. Okay, so domestic production of certain goods may exceed their domestic consumption. ठीक है, डोमेस्टिक कंजप्शन से ज्यादा होती है. So what does a country do with its surplus output? इस surplus output का वो क्या करेगी कंट्री? So क्या करती है वो कंट्री? क्या करती है? It export to the other countries. तो वो दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है. So what is international or foreign trade? So export and import of goods and services across different countries is called as international trade. Clear? And what is surplus? What is surplus? When the domestic production is greater than domestic consumption. Okay, you can say. Okay, so इसे क्या बोलेंगे? That is surplus. Clear? सो हम लोग जो है इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं. और अगर हम यहाँ पर जैसे हमने कहा एक्सपोर्ट, सो एक्सपोर्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्सपोर्ट को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से. और इंपोर्ट को किससे डिनोट करते हैं? एम से. हमने करा है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हमने ये टर्म देखे. सॉरी, ये आपके पास ये नहीं आएगा, मैंने गलती से एक्स बार लिख दिया. एक्स इज एक्सपोर्ट एंड एम इज इंपोर्ट. ये हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था कि जो हम इन टर्म्स ऑफ दिस सिंबल एक्स इज इंपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट, एंड एम इज इंपोर्ट. सो हमारे पास क्या होगा? एक्सपोर्ट क्या होता है? सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू अब्रॉड. एंड इंपोर्ट क्या होगा? एम क्या होगा? इंपोर्ट. परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, जो हम वहां से लेते हैं. ओके. सो नाउ
We will discuss some features. You can see features, yeah, you can see compositions of foreign trade, yeah, international trade. So certain following points that have been observed in the context of international trade. ओके, सो वो क्या है, देखिए फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जैसे while international trade is based on international specialization, so international specialization is based on principle of comparative cost advantage। तो यहाँ पर मेन चीज क्या आ रही है, देखो पहली लाइन आपके पास क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। तो ये जो वर्ड है स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी गुड जो है किसी भी कंट्री के अंदर जब गुड्स बनाई जाती हैं तो वो क्या होता है कि कोई ना कोई मतलब हर एक कंट्री जो होती है ना किसी प्रोडक्ट के लिए स्पेशलाइजेशन होती है उसकी। जैसे हमारा इंडिया जो है वो स्पाइसेस के अंदर जो है उसके स्पेशलाइजेशन है, चाइना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर उसके स्पेशलाइजेशन है या नहीं है ना, तो उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। तो अब अगर मान लो कोई भी कंट्री जो है उसकी अगर मान लो गुड्स सभी बना रहे हैं, मान लो हम क्लॉथ बनाते हैं, बाहर की कंट्रीज भी क्लॉथ बना रही हैं, लेकिन हमारी स्पेशलाइजेशन नहीं है किसी की भी, तो क्यों हम आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, क्यों हमारी प्रोडक्ट को वो लेंगे जब वो वही चीज वो अपनी कंट्री में भी बना रहे हैं। तो वो कब लेंगे, अगर हमारी गुड्स में उन गुड्स के लिए हमारी स्पेशलाइजेशन है, यानी हमारी बेस्ट क्वालिटी आती है, तो दूसरी कंट्री जो होती हैं वो उस कंट्री से क्या लेती हैं, गुड्स को परचेज करती है। तो सबसे पहला जो होता है, अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है या फॉरेन ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आप उस जो वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन होगी किसी गुड्स पर तो क्या होगा, ट्रेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। दूसरा इसमें बात क्या आ रही है, दूसरा है कि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। अब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ये क्या है, इसको हम ना दो मतलब कि दो मतलब जो ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होती है इसको दो तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज को कंपैरेटिव, पहले तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हमारी क्या होती है, कि इसको समझ सकते हैं कि भाई एक इकोनॉमी की जो एबिलिटी है, ठीक है, मतलब आप क्या कहते हैं, एक इकोनॉमी की एबिलिटी मतलब टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब वो क्या करती है, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जिस कंट्री में एबिलिटी होती है, दैट इज क्या, दैट इज आपके कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटी, कंपैरेटिव कॉस्ट, ओके, वो होती है कि आपके जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, तो कॉस्ट कम होगी। अब एक सिंपल सी बात है, स्पेशलाइजेशन आया, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हम उसके अंदर टाइम भी कम लगाएंगे, हम उसके अंदर जो है क्या है, वेस्टेज भी कम करेंगे। ठीक है, और जो गुड्स की क्वालिटी होगी वो हमारी जो होगी बेस्ट देंगे हम उसमें, क्योंकि हम उसमें क्या है, हमारी स्पेशलाइजेशन है। तो जब ये चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो होती है उसको आप दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। एक तो होता है, देखिए कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हम बता रहे हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ये दो तरीके से होती है। एक तो बच्चे होता है, ये जो होते हैं ना, ये होते हैं, एक तो होती है आर्टिफिशियल गुड्स, ठीक है, आर्टिफिशियल या मैन मेड कहें आप, आर्टिफिशियल कहें या फिर आप कह सकते हैं मैन मेड। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, नेचुरली जो गुड्स होती है, नेचर से जो होती है, नेचुरली जो प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लें जो आर्टिफिशियल या मैन मेड गुड्स है, हम मान लो एग्जांपल लेते हैं चाइना का, इसका ले रहे हैं, चाइना का एग्जांपल लेते हैं। अब चाइना क्या है, आपने देखा कि वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाता है, ठीक है, और वो उसकी मासिव प्रोडक्शन करता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है, और उसकी उसमें स्पेशलाइजेशन भी है। और वो क्योंकि मासिव प्रोडक्शन करता है तो उसका जो आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने पढ़ा था वो इसमें माइक्रो में लॉ ऑफ इकोनॉमी, लेकिन मतलब हमने पढ़ा था एक स्केल के ऊपर पढ़ा था ना, ये आप कह सकते हो लो, एक तो कौन सा था वो, लो ऑफ स्केल वाला जो था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर।
ओके, तो एक स्केल के ऊपर जो हम लोग करते हैं ना, एक लार्ज स्केल के ऊपर जब हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर कॉस्ट जो होती है वो ऑटोमेटिकली कम आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइना जो है वो क्या कर रहा है, चाइना टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशलाइज्ड है और वो एक मासिव प्रोडक्शन करना है, एक लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसकी वजह से उसकी क्या हो रही है, कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है, तो दूसरा, अगर हम इंडिया, ये हो गई हमारी, क्योंकि इसको आर्टिफिशियल या मैन मेड क्यों कहा, क्योंकि वो एकदम मासिव प्रोडक्शन कर रहा है ना, ठीक है, ताकि कॉस्ट कम आए और अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बढ़ा, तो ये मैन मेड है। नेचुरली अगर हम देखें, जो नेचुरली क्या होती है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, इसका ले रहे हैं इंडिया का। अब इंडिया का कहा जाता है जो गंगा बेसिन है, गंगा बेसिन में वो सबसे वर्ल्ड की फर्टाइल लैंड है, वहां पर सबसे बेस्ट क्वालिटी की क्या होती है, क्रॉपिंग की जाती है, सबसे बेस्ट वहाँ पे जो है क्रॉप होती है, और वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे फेमस है, सबसे फर्टाइल लैंड है। ओके, तो ये क्या होगी, नेचुरल होगी ना ये, तो ये नेचुरल गुड्स है और इसकी क्या होती है, मार्केट में डिमांड होती है, इसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड होता है। तो क्लियर हुआ हम आपको कि क्या चीज होती है। सो यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट है कि वेल इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन एंड इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ओके, सो यहाँ पर सेकंड पोर्शन क्या, सेकंड पॉइंट क्या है, स्पेशलाइजेशन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। ये मैंने अभी आपको समझा दिया, जो आपने क्या पढ़ा अभी, जो ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है, ये सेकंड पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। कैसे एक स्पेशलाइजेशन जो है होती है, तो हमारी कैसे एक प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो अपने आप लो हो जाती है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि a country specialize in the production of goods which it can produce at a cost lower than that of the other countries. And third is it facilitate the export of goods at higher prices and import of goods at lower prices as compared to the domestic market. अब ये चीज समझिए इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, देखिए वो क्या, ये क्या बात कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। अब मान लो कोई भी डोमेस्टिक गुड्स है आपकी, मतलब जो चीजें आप अपनी ही मार्केट में, अपनी डोमेस्टिक एरिया में, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है वो यहाँ पर आपको क्या होगी, सस्ती होगी, क्योंकि आप खुद बना रहे हैं, ठीक है, उसके प्राइसेस कम होंगे, है ना, क्योंकि आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है आपकी और आप उसकी प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, तो आप जब वो फॉरेन मार्केट में जाएगी और उसकी स्पेशलाइजेशन भी है, तो आप यहाँ पर मान लो जो चीज 50 रुपीज की सेल कर रहे हो, वहां पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप उस चीज को 100 रुपीज में भी सेल करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी वो इजिली वहां पर लोग परचेज करेंगे, क्योंकि आपकी क्या है, स्पेशलाइजेशन है, और आपको यहाँ पर इसीलिए सस्ती पड़ रही है क्योंकि आपकी कंट्री में बन रही है, और आप उसको बाहर एक्सपोर्ट अगर हायर प्राइसेस के ऊपर भी करते हो तो आप इजिली उसको हायर प्राइसेस पे सेल एक्सपोर्ट कर पाते हो। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पर हो गया, इट फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एट हायर प्राइसेस, एक्सपोर्ट करते हैं हायर प्राइसेस पर, एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट द लोअर प्राइसेस एज कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट आपके पास जो है, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एंड इट फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट प्राइस, ये हमने अभी कर लिया है, प्राइस लोअर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट, एंड दीज आर द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजेस द साइज ऑफ मार्केट। अब मान लो आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, आप अब क्या हुआ कि मार्केट को साइज को ये बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, ये बताइए, बढ़ाएगा ना, इंक्रीज करेगा, मार्केट का साइज हमारा बढ़ेगा अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड हमारे मार्केट के साइज को बढ़ाता है, एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को भी इंक्रीज करता है। कैसे अपॉर्चुनिटीज, कैसे इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज को कैसे इंक्रीज करता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, चाइना और इंडिया का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। चाइना जो है, मान लो अब अपनी मतलब वो जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर उसकी स्पेशलाइजेशन है। हमारे यहाँ पर मान लो हम कोई भी गुड ले लें, स्पाइसेस का ही ले लें, हम लोग जो है यहाँ पर हमारी स्पेशलाइजेशन है। अब अभी जब हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मान लो वो तो क्या कर रहे हैं, जैसे वो क्या कर रहे हैं, 1 लाख पर यूनिट के साथ, पर यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, ठीक है, उसके कंजप्शन के लिए।
और जो हमारे यहाँ पर हम जो है हम मान लो क्या कर रहे हैं 100 टन्स जो है के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं सिर्फ अपनी डोमेस्टिक मार्केट के लिए। अब क्या डिसाइड हुआ, अब डिसाइड किया आपस में उन्होंने ट्रेड करने का कि हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो जब ट्रेड करेंगे एक दूसरे से तो उनको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वो इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन को तो अब क्या, जो चाइना है पहले 1 लाख बना रहा था अब 2 लाख बनाएगा या 3 लाख बनाएगा। ऐसे इंडिया जो है जो स्पाइसेस पहले 100 टन्स के हिसाब से बना रहा था अब वो 200 300 टन 400 कितने बनाएगा ट्रेड करने के लिए। तो क्या हुआ, जब वो ये सब बनाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होगी, साथ साथ जो मार्केट का साइज है वो भी इंक्रीज हो गया। क्लियर। सो तो अब इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं सो हायर इन्वेस्टमेंट लीड टू द हायर जीडीपी ग्रोथ। जब इन्वेस्टमेंट हाई होगी तो उससे क्या होगा, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, हायर जीडीपी ग्रोथ होगी। एंड यू नो दैट व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी, these are final goods and services in the economy, ठीक है, in a economy at a particular time period, ठीक है, जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो जीडीपी ग्रोथ होगी वो हायर होगी एंड इट कैन बी सेड दैट इंटरनेशनल ट्रेड सर्व एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ। इसीलिए हम कहते हैं, और ये जब एक सिंपल सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट हाई होगी जीडीपी ग्रोथ अगर आपकी हायर हो रही है तो हम बड़े इजीली कह सकते हैं कि जो ट्रेड है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो हमारी ग्रोथ का क्या है, इंजन है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा इंडिया फॉरेन ट्रेड कैसा था। वैसे हम लोग जो है ना बहुत कुछ इसमें से हम पिछले जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें स्टडी कर चुके हैं। सो इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी पढ़ा था, उसमें कैसी थी इंडस्ट्रीज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड देन हमने एग्रीकल्चर भी स्टडी किया था और देन हमने वो फॉरेन ट्रेड भी स्टडी करा था। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ये फॉरेन ट्रेड के ऊपर है, इंटरनेशनल ट्रेड पे है, तो वो टॉपिक जो है आपको दिया हुआ है। So India's foreign trade at the time of independence. So yes. So first जो है यहाँ पर कुछ एक ऑब्जर्वेशन जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी इंडिया फॉरेन ट्रेड के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी वो दिखा रहा है। सो फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सप्लॉइटेड बाय, ये है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू कॉलोनियल रूल। जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको उस टाइम पर जब कॉलोनियल रूल था उस टाइम पर कॉलोनियल रूल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था। अब बच्चे आप ये देखें कि हमने पहले स्टडी किया था कि बिफोर ब्रिटिश रूल, ठीक है, जब ब्रिटिश रूल नहीं आया था तो उस टाइम पर जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो किस किस के अंदर जो थी उसकी स्पेशलाइजेशन थी। एक तो जैसे हैंडीक्राफ्ट्स थे, हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर थी, सिल्क प्रोडक्शन के अंदर थी, स्पेशलाइजेशन थी। मतलब बहुत अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो होता था बाहर की कंट्रीज में, ठीक है, वो चीजें बना बना के बेचते थे। लेकिन जैसे ही कॉलोनियल रूल आया, जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर आई तो उसने जो है इतना ज्यादा हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया। हमारी ये जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, हमारी चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट्स थे, हमारी जो हमारी सिल्क इंडस्ट्री थी, वो सब उन्होंने क्या कर दी, सिल्क की प्रोडक्शन सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो कैसे किया उन्होंने डिस्ट्रॉय, ये भी पता है आपको कैसे किया। मेन उसने टैक्स लगाए, ठीक है, टैक्स पॉलिसी जो उसकी थी, ठीक है, जो डाइवर्स टैक्स पॉलिसी थी जिसके अंदर जो चीजें बाहर एक्सपोर्ट की जाएंगी, रॉ मटेरियल अगर ब्रिटेन में एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर ड्यूटीज फ्री कर दी, ठीक है, कम कर दी या फ्री कर दी, ठीक है। और जो यहाँ से और जो चीजें वहां से फाइनल गुड आएंगी, फिनिश गुड्स बनकर आएंगे ब्रिटिश से, उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, ठीक है। और जो हमारी गुड्स हैं उनके ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि हमारी धीरे धीरे जो हमारी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सब धीरे धीरे कहाँ हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई,
डिस्ट्रॉय हो गई। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज यूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर ओन इंडस्ट्रीज। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपनी, क्योंकि उस टाइम पर क्या चल रहा था ब्रिटेन के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। वो अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज, नई नई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर रहे थे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उनको अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसके लिए उनको क्या चाहिए था सॉरी, कॉटन चाहिए थी। और वो कॉटन, क्योंकि हमने पता था कि इंडिया का जो कॉटन है बड़ी फाइन क्वालिटी का कॉटन होता है, या क्रॉपिंग बड़ी फाइन क्वालिटी की होती है, तो उसने क्या करा, उसने वहां पर हमारी कंट्री के अंदर से रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पर देना शुरू किए, मतलब उसने वहां से लाना शुरू किया। ओके, जस्ट मिनट। सो उन्होंने हमारे जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज यूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल फॉर देयर ओन इंडस्ट्रीज। ओके, देन फिर क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो इंपोर्ट देयर फिनिश गुड्स टू सेल इन इंडिया फॉर यूजिंग इंडिया एज अ मार्केट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फिनिश गुड्स थी, उस जो वहां पर उन्होंने फिनिश गुड्स बनाई, उसका तो क्या बनाया हमें, इंपोर्टर। इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपना वहां पर हमारे ही रॉ मटेरियल को यूज किया, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्री में ले गया, वहां पर उसी रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन की, ठीक है। और फिर उसी प्रोडक्शन को लाकर हमारी ही डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सेल किया, यानी हमारा ही प्रोडक्ट हम ही सेल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो इंपोर्ट देयर फिनिश गुड्स टू सेल इन इंडिया फॉर यूजिंग इंडिया एज अ मार्केट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। सो उससे क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हुआ, देखो, जब जब उन्होंने यहाँ पर प्रोडक्ट लेकर आए अपनी, तो एक तो वो क्या होते थे, मशीनों से बने होते थे, ठीक है, क्योंकि मतलब देखने में भी ब्यूटीफुल होती थी चीजें, क्योंकि मशीनों से बनी हुई होती थी। और हमारे वहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट थे, हाथों से वो बनाते थे, और हाथों से बनाते थे तो इतनी ज्यादा उसके अंदर जो है, मतलब जो लुक था उस प्रोडक्ट का, वो इतना ज्यादा सुंदर नहीं आता था। साथ ही हाथ से बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, महंगे भी होंगे, तो वो महंगे भी बहुत होते थे, दिखने में भी इतने ज्यादा सुंदर नहीं थे, ठीक है। और इनके जो गुड्स थे मशीनों से बने होते थे, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते थे, और क्या होते थे साथ में, हमारे इंडियन प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली चीप होते थे। तो लोगों ने डिमांड करनी शुरू, लोगों ने उनको परचेज करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, जो हमारा, वो धीरे धीरे क्या हुई, फॉरेन प्रोडक्ट में से भर गई, और हमारे यहाँ पर जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो, उनकी डिमांड कम होनी शुरू हो गई, जिससे हमारी जो हमारी यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट है, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो क्या होनी शुरू हो गई, वो डिक्लाइनिंग था। सो इससे क्या हुआ, डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, एंड देन इंडिया वाज हैविंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, यहाँ पर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया जो है उसका ना जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो फेवरेबल था। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, यस, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जब हम विजिबल गुड्स की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, तो उन दोनों का बैलेंस, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। ओके, तो वो बैलेंस ट्रेड होगा। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हुआ, कि वो कहते हैं कि वो फेवरेबल था। फेवरेबल का मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट ग्रेटर थे, किससे, इंपोर्ट से ग्रेटर। तो जब हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा थे, तब भी हम लोग डिक्लाइनिंग पे चले गए। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारे जो एक्सपोर्ट, जो ये हमारा सरप्लस था, उस सरप्लस को हमारी इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट पर लगाने की बजाय उन्होंने जो उनके अपने एक्सपेंडिचर थे, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर थे, या अपनी और चीज़ों पर एक्सपेंडिचर, उनके खर्चे पूरे किए उन्होंने। उन्होंने हमारी इंडिया के ऊपर कोई खर्चा नहीं किया, वहाँ के डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं किया, उन्होंने अपने जो एक्सपेंडिचर थे उनको फुलफिल किया उस सरप्लस से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको डाटा भी दिया हुआ है, जिसके अंदर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड को, बच्चे ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो है आपको
डाटा है जिसके अंदर आप देख रहे हैं 1946 टू 1947। ठीक है, यहाँ पर क्या थे, एक्सपोर्ट जो है वो ग्रेटर थे इंपोर्ट से, यानी एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट्स वर एस्टिमेटेड एज ऑफ 31 रुपीज 31 करोड़। इतने का मतलब क्या था, सरप्लस था 31 करोड़ का। लेकिन एक ही साल तो हुआ भाई, 1946 टू 1947, 1947 टू 1948 में जब इसको एस्टिमेट किया गया, सो 1947 टू 1948 द बैलेंस ऑफ ट्रेड हैड श्रंक, वो घट गया, कम हो गया, और कम होकर कितना हो गया, कितना है, कितने से घट गया, 14 करोड़, हैड श्रंक टू रुपीज 40 करोड़। ठीक है, 14 करोड़ से ये कम हो गया। सो आप देखिए कि यहाँ पर कि किस तरीके से जो हमारे क्या थे, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो रही थी, हमारी हमारी जो प्रोडक्शन थी, हमारी जो गुड्स थी, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो धीरे धीरे कैसे डिक्लाइनिंग पर आ रहा था, और कैसे हमारे सरप्लस थे वो कम हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं मैक्सिमम ट्रेड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिश ड्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये पता कितना था, मतलब कि इसमें इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट जो है ना, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने रिस्ट्रिक्ट की हुई थी क्या चीज, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे चीजें। उसने क्या किया था कि जितना भी तुम एक्सपोर्ट करोगे वो सारा ज्यादातर किसको जाएगा, ब्रिटेन को। मतलब तुम ब्रिटेन के साथ ही क्या कर सकते हो, फॉरेन ट्रेड कर सकते हो। और नियर अबाउट आप कह सकते हो 50% से भी ज्यादा, 50% से भी मोर देन 50% जो एक्सपोर्ट किया जाता था गुड्स का, वो सिर्फ किसको किया जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटेन को। ठीक है, तो उन्होंने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया था हमारा ट्रेड, जिसकी वजह से हम लोग जो है पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर जितने भी और कंट्रीज थी उनमें हमारा, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे अपनी चीजों को, तो उनके साथ जो हमारा ट्रेड था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, कट गया, खत्म हो गया। ओके, सो और लास्ट क्या हुआ, द पोजीशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बैकवर्ड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी पोजीशन क्या हो गई, बिल्कुल बैकवर्ड चली गई। एज इंडियन वाज नोन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब इंडियंस को क्या कहा जाने लगा कि वो रॉ मटेरियल के क्या हैं, एक्सपोर्टर हैं, एंड द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश फिनिश गुड्स, और वो फिनिश गुड्स के क्या बन गए, इंपोर्टर बन गए। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो है धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया फॉरेन ट्रेड जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे वो डिक्लाइनिंग हुए। और हमने अभी अपनी जो पिछला चैप्टर है था जो हमारा, जो हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, 1947 टू 1990 का चैप्टर हमने पढ़ा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमने देखा कि जैसे ये इस टाइम पर ये देख रहे हो ना कि उस टाइम पर कितना मतलब बिल्कुल ही सारी इंडस्ट्रीज हमारी डिक्लाइनिंग पे चली गई थी, खत्म हो गई थी। तो जब 1947 से 1990 में हमने कैसे अपनी इंडस्ट्रीज को दोबारा से एस्टैब्लिश किया, कैसे हमने न्यू स्ट्रैटेजीज बनाई उनको एस्टैब्लिश करने के लिए, किस तरीके से हमने उनको प्रोटेक्ट किया फॉरेन ट्रेड से, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट से हमने उनको कैसे प्रोटेक्ट किया, कैसे धीरे धीरे जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो थी उनको एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। ओके स्टूडेंट, so today it's enough now, so that's all for today, have a good day.